उनको काटने पड़ते हैं ताउम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर, फिर भी उनके हाथ लगता है एक बड़ा सिफर। दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर पर भी ऐसे ही इल्जामात हैं। क्या है ये माजरा, बता रही है क्राइम रिपोर्टर मोनिका नोटियाल। मोबाइल पर गुफ्तगू में मशगूल इस शख्स को गौर से देखिए। नाम है विरेश चोपड़ा और काम प्रॉपर्टी डीलिंग का। इन्होंने हमारा कैमरा देखा और आप से बाहर हो गए। लगे हाथ क्राइम रिपोर्टर की टीम को धमकी भी दे डाली। हमसे पीछा छुड़ाने के लिए जनाब की बदहवासी और झल्लाहट छिपाए नहीं छिप रही थी। हमारे सवालों से बचने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। अब पूरा माजरा हम आपको बताते हैं। दरअसल इन पर ईस्ट पटेल नगर के इस मकान पर फर्जीवाड़े के जरिए कब्जे का आरोप है। इस मकान के एक दावेदार का आरोप है कि फर्जी कागजात और ऊंचे अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से विरेश और बोनी चोपड़ा ने उनके मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ है। कहानी की शुरुआत हुई 1991 से। इस मकान के मालिक अतर सिंह बिना किसी वसीयत के गुजर गए। पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 1 बेटा। अतर सिंह के बाद उनकी पत्नी विधवंत भी चल बसी। 2 बहनों ने अपना हिस्सा बाकी 2 बहनों महिंदर और कंवलजीत कौर के नाम कर दिया। इसके बाद इस जायदाद के कुल 3 दावेदार रह गए, सुरजीत और उनकी 2 बहनें। 1995 में सुरजीत का भी देहांत हो गया और उसकी दोनों बहनें पूरी जायदाद बोनी चोपड़ा और विरेश चोपड़ा को बेचकर चलती बनी। मोटेशन जो इन्होंने अप्लाई करना था उन्होंने मना कर दिया कि 5th लीगल हेयर का एफिडेविट नहीं है। तो इन्होंने 5th लीगल हेयर, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो तो एक्सपायर हो चुके थे, इन्होंने वो शो नहीं किया था, बट इनको मजबूरी में वो शो करना पड़ा। इन्होंने एफिडेविट बना लिया 5th, जो मेरे हस्बैंड का था 97 में। ये बिल्डर तो एक नंबर के बदमाश और गुंडे हैं। ये तो समझते हैं कि हमारा इस पटेल नगर में मालिक बन गए, जहाँ पर जो चाहे जो भी चाहे जो गंदगी फैला रहे हैं। हमें पता है, हम इतने इनसे तंग हैं। परमजीत का आरोप है कि शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से विरेश और बोनी चोपड़ा उनके हिस्से की जायदाद पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। आरोप है कि यहाँ दखल होने के चलते इन उस्ताद भाइयों ने परमजीत कौर के पति का जाली शपथ पत्र भी दाखिल करा दिया। लेकिन इस फर्जीवाड़े को अंजाम देते हुए वो ये भूल गए कि 1995 में गुजरा आदमी मौत के 2 साल बाद सिर्फ शपथ पत्र दाखिल कराने के लिए कैसे जिंदा हो सकता है। FIR में जो ऑफेंसेस हमने एलेज किए वो हैं सेक्शन 420, 467, 465, 471 IPC। नाउ ये सारे सेक्शन हैं चीटिंग रेड विद फोर्जरी। क्राइम रिपोर्टर की टीम मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए संबंधित कार्यालय भी पहुंची, लेकिन जवाब देने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। अधिकारी काम का बहाना मारकर जा चुके थे और PRO साहब तो जांच कराने की बात को रटते रहे। अब इसे महज एक चूक का नाम दिया जाए या कर्मचारियों की मिलीभगत, इसका फैसला करना पुलिस प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हमने पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस बाबत बात की। कार्रवाई भले ही कुछ न हुई हो, लेकिन पुलिस को भी इस गड़बड़ घोटाले की खूब भनक है। पुलिस के पास दलील भी है। उनके मुताबिक कार्रवाई उनके दायरे से बाहर है। इन सब के बीच परमजीत और उनके परिजनों के पास इंसाफ के इंतजार के सिवा कोई और चारा नहीं है। मोनिका नोटियाल, जी न्यूज़, दिल्ली। दोस्तों, वो ठगती थी लोगों को कुछ अलग ही अंदाज में, देती थी झांसे और लगा देती थी पैसे का चूना। मामला है कोलकाता का, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ी एक महिला पर ऐसे इल्जाम हैं। ये महिला एक घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। कौन थी ये महिला और क्या थे उसके कारनामे? पकड़ में आने के बाद उसकी ठगी का पूरा चिट्ठा तैयार किया जा रहा है। हमारे क्राइम रिपोर्टर नीरू की एक रिपोर्ट। ये है केया मुखर्जी। इल्जाम है लोगों को ठगने का। उसकी पोल खुलवाई उसके ही मकान मालिक ने।
मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो उसकी कुछ और करतूतों का भी खुलासा हो गया। केया भरलेन इलाके में रहने वाले शंकर भोड के यहाँ पिछले कई दिनों से बतौर पेइंग गेस्ट रह रही थी। दोस्ताना व्यवहार रखने वाली केया खुद को रिजर्व बैंक में चपरासी बताती थी। एक रात वो बिना बताए घर से गायब हो गई। शंकर भोड को शक हुआ और जब उन्होंने रिजर्व बैंक जाकर पता किया तो केया के एक जालसाज होने की बात उन्हें मालूम पड़ी। घर लौटे तो पत्नी ने भी बताया कि रिजर्व बैंक में काम दिलाने के नाम पर केया 13,000 रुपए उनसे भी ले चुकी है। शक यकीन में बदलने लगा और शंकर जा पहुंचे पुलिस के पास। पुलिस की तफ्तीश से ये भी जाहिर हुआ कि केया ने 3 लड़कियों के 90,000 रुपए ठग रखे हैं। रात में फोन नहीं किया, हम हुआ तो एक्सीडेंट हुआ कि और कुछ हुआ, इसलिए दूसरा दिन हम उसका बैंक में पता करने गया है। उसमें आईडी कार्ड का जेरॉक्स देख के वो लोग बोला है सी इज फ्रॉड। এই যে হোয়াইট কলার ক্রাইম হচ্ছে ওটাকে মানে বিশেষভাবে আমরা আর ভালো আগেও ওনাকে ভালো করেই দেখতাম, কিন্তু আর স্পেশালাইজ ভাবে আমরা দেখতে পাই। पुलिस केया से आगे की पूछताछ कर रही है कि आखिर वो अब तक कितने लोगों को अपने शातिर दिमाग से चूना लगा चुकी है। नीरू जिंजुवाडिया, जी न्यूज, कोलकाता। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, क्योंकि ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्टर बताने वाला है कि गुजरात के वापी में कुछ लड़कियों ने क्यों बनवाए अपने ही अश्लील एमएमएस। एक छोटा सा मन उड़ चला, छूने अरमानों का आसमां। एक छोटा सा मन उड़ चला, मेरी आशा है, मेरा यकीन, ख्वाब है मंजिलों के निशान। एक छोटा सा मन उड़ चला। हर हिंदुस्तानी की सोच को हम देंगे और ऊंची उड़ान। IDBI बैंक, आओ सोचे बड़ा। आंखों में जलन, चुभन और थकान तो रोजाना आइटिस। आशिका साड़ियाँ, आशिका साड़ी। इतना महंगा पेंट लगाया फिर भी ये नतीजा पाया। ऐसी भद्दी दीवारों का कारण साधारण पुट्टी है। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी आपके पेंट को दे एक सुरक्षित आधार और दीवारों में लाए कमाल की खूबसूरती। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। Microtech, India's #1 pure sine wave inverter with advanced digital display. 2-time winner of the prestigious FE award. Microtech, India's first choice. मेरा बेटा सचित, क्या वो महान बैट्समैन बन पाएगा? नो गारंटी, लेकिन पिता होने के नाते एक गारंटी दे सकता हूँ। जीवन भर आमदनी टाटा AIG लाइफ की महालाइफ गोल्ड के साथ। बस कुछ साल प्रीमियम भरना है और जीवन भर आमदनी गारंटीड। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आगे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं। महालाइफ गोल्ड दे महा गारंटीज। टाटा AIG लाइफ, नया नजरिया जीवन का। प्यार, मोहब्बत, झगड़े, टंटे से लेकर बिजनेस तक की बातों को चुटकियों में सुलझाने वाले मोबाइल फोन को जब आंखें दी गई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये अश्लीलता का एक नया जरिया बन सकता है, हथियार बन सकता है। ये हथियार अब अश्लीलता का कारोबार बनता जा रहा है। गुजरात के छोटे से शहर वापी में कुछ लड़कियों ने अपनी मर्जी से अपने बिंदास अंदाज को मोबाइल में कैद करवाया और अब चांदी काट रहे हैं इसे बाजार में उतारने वाले। गुनाह के निशान तलाश रहे हैं क्राइम रिपोर्टर नीलेश जोशी। गुजरात का छोटा सा शहर वापी। यहाँ अगर कोई मोबाइल की स्क्रीन पर बड़े ध्यान से चिपका हुआ मिल जाए तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। कल इस शहर में भी एक अश्लील एमएमएस ने हर मोबाइल में रंगीनियत बिखेर रखी है। इस एमएमएस की किरदार किसी जोर जबरदस्ती की शिकार नहीं लगती, बल्कि अपनी मर्जी से ये रूप अपनाया है। आलम यह है कि ये एमएमएस अब हाथों हाथ बिक रहे हैं और खरीदारों ने भी इसे जायज ठहराने के लिए अपने तर्क गढ़ लिए हैं।
એ લોકોની સામાજિક રીતે બહુ કફોડી બની ગઈ છે. તો આની સંદર્ભમાં જે સામાજિક કાર્યકર્તાઓ છે કે જે આપણે પ્રશાસન વિભાગ છે એને તાત્કાલિક પગલાં લઈને આ વસ્તુનો દુરુપયોગ થતો અટકાવવા જોઈએ. शहर में धड़ल्ले से बिखरे एमएमएस में किरदार निभाने वाली लड़कियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं. पुलिस को भी इस एमएमएस की जानकारी है, लेकिन इस पर लगाम लगाना तो दूर, इसकी जड़ों तक पहुंचने में उसके पसीने छूट रहे हैं. लोगों को थोड़ा मतलब खास करके यंगस्टर्स को ऐसी चीज़ों में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गैर कानूनी है. यह काम पैसों के लिए किया गया है या सिर्फ मौज मस्ती के लिए? पुलिस को इस बात का पता लगाने के लिए दिखावटी ही सही मगजमारी तो करनी ही होगी. नीलेश जोशी, जी न्यूज, वापी. शिक्षकों को बच्चों का भविष्य निर्माता कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में तो 12वीं की एक छात्रा को शिक्षकों की मनमानियों के कारण अपनी जान दे देनी पड़ी. लड़की के घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं, वहीं पुलिस लगी है इस मामले में लीपापोती करने में. क्या है इस मौत के राज, तफ्तीश कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर राजीव गौड़. माँ बाप की आंखों का तारा दुर्गा अब तस्वीरों तक ही सिमट कर रह गई है. बीकानेर के राष्ट्रीय सहायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं की छात्रा दुर्गा ने 19 अक्टूबर को चुन्नी से फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी. दुर्गा ने सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए स्कूल के ही 3 शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है. दुर्गा के घर वालों का कहना है कि पढ़ाई में अव्वल रहने और नियमित स्कूल जाने के बावजूद दुर्गा की टीसी काट दी गई थी. अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक अभी तक पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हुआ. ना उन लोगों को गिरफ्तार किया है, ना उन लोगों के कोई कार्रवाई की है. दुर्गा की खुदकुशी को करीब 1 महीना होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है. पुलिस का कहना है कि उसे दुर्गा की खास सहेली शिल्पा की तलाश है. शिल्पा का दुर्गा की खुदकुशी के बाद से ही कोई अता पता नहीं है. पुलिस का कहना है कि शिल्पा के बयान से ही दुर्गा की खुदकुशी के राज तक पहुंचा जा सकता है. शिक्षा विभाग जरूर स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात कर रहा है. मर्ता का जब हमें निरीक्षण किया गया तो उसके हाथ के ऊपर उसका सुसाइड नोट लिखा हुआ था. तो उन्होंने लिखा था कि स्वर्णा मैडम और रवि सर के बारे में आत्महत्या का कारण उन्होंने लिखा था. अगर वास्तव में उस स्कूल की गलती है तो निश्चित रूप से उसकी मान्यता रद्द करने के बारे में हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे. दुर्गा ने सुसाइड नोट में जिन 3 शिक्षकों रवि भटनागर, स्वर्णलता कालरा और मीना गोदवानी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, वो अपने को निर्दोष बता रहे हैं. मेरे पास तो एक दिन कक्षा अध्यापिका उस बच्ची को लेकर के आए थे, तो उसकी कुछ कमियां बताई थी कि भाई ये कुछ अब्सेंट रहती है, टेस्ट वगैरह के मार्क्स भी नहीं हैं. तो मैंने फ़ोन नंबर मांगा उनसे कि भाई इसके अभिभावक का फ़ोन नंबर दे दीजिए, बात कर लेते हैं. पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैं उसको पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए कहती थी, तो वो उसकी क्लास परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के कारण मैंने उसको पेरेंट्स को अवगत करवाने के लिए नोट डाला था डायरी में. बहरहाल ये रहस्य ही है कि दुर्गा आखिर स्कूल की किस घटना की गवाह थी और उसे खुदकुशी करना पड़ा. रेलवे में फिटर दुर्गा के पिता इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहे हैं. इस मामले में महिला आयोग से भी गुहार लगाई गई है. राजीव गौड़, जी न्यूज, बीकानेर. गुनाह की काली कायनात में क्राइम रिपोर्टर खौफनाक चेहरों को बेनकाब कर रहा है. अगले 2 मिनट में क्राइम रिपोर्टर कुछ ऐसे ही चेहरे दिखाने जा रहा है. यूपी के वाराणसी में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है. घटना शहर की एक पुलिस चौकी के पास की बताई जा रही है. पुलिस पहले तो ऐसी किसी घटना से इनकार करती रही, मगर दबाव बढ़ने पर उसने कार्रवाई कर घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.